हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लस। आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 2 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो हम देखेंगे टॉपिक्स। फर्स्ट वन ओनोमेटोपिया, सेकेंड हाइपरबोले, थर्ड यूफोमिज्म, फोर्थ आयरनी, फिफ्थ सिनोडोके, सिक्स्थ एनाफोरा एंड सेवेंथ एपोस्ट्रॉफी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या है? जब हम कोई भी साउंड को मिमिक करते हैं, जब कोई पर्सन या एनिमल या बर्ड या कोई भी नॉन लिविंग बीइंग जब कोई साउंड उनके साउंड को हम मिमिक करते हैं तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं कि ओनोमेटोपिया है। जब हम सेंटेंस में देखते हैं कि कोई साउंड को मेंशन किया है देन तो वो सेंटेंस क्या होता है? फिगर्स ऑफ स्पीच उसका होता है ओनोमेटोपिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स जैसे फ़ोन का ट्रिंग ट्रिंग, क्लॉक का टिक टॉक हम मेंशन करते हैं, या बेल का डिंग डोंग, या एनिमल्स में भाव वाव फॉर डॉग। ओके, या आउल का हम बोलते हैं ऑइंक ऑइंक। ओके, सो जब हम कोई भी साउंड को मिमिक करते हैं वो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है ओनोमेटोपिया। एक बार उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए वर्ड दैट मिमिक्स द साउंड ऑफ ए पर्सन, एनिमल, बर्ड और नॉन लिविंग बीइंग इज डिस्क्राइब्ड। ओके, एग्जाम्पल डिंग डोंग, क्लैंक। क्लैंक मतलब जब कोई वेसल एक दूसरे से टकराता है तो उसे हम बोलते हैं क्लैंक। टिक टॉक, मियाओ, ऑइंक, वाव वाव एक्सेट्रा। ओके, अभी इसका सेंटेंसेस हम देख लेंगे। फर्स्ट वन, ऑइंक ऑइंक, द आउल्स हूटेड ऑन द ट्री। तो यहाँ पे क्या है? ऑइंक ऑइंक जो है हमने मिमिक किया। यहाँ पे आउल्स का आउल जैसे साउंड निकालते हैं तो दिस इज ओनोमेटोपिया। हूटेड भी साउंड ही है जो हम आउल के बारे में बात करते हैं, कैसे साउंड, वो साउंड को हम बोलते हैं हूटेड। ओके, सेकेंड वन, द क्लैंगिंग पॉट्स एंड पैंस वोक अप द बेबी। क्लैंगिंग पॉट्स एंड पैंस, तो यहाँ पे भी साउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इट इज़ अगेन ओनोमेटोपिया। थर्ड वन, द कार हॉर्न बीप्ड लाउडली। अगेन द कार हॉर्न बीप्ड। ओके, तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द साउंड। फोर्थ वन, द वुल्व्स हाउल्ड एट नाइट। ओके, तो हाउल्ड इज द साउंड ऑफ द वुल्व्स वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये अगेन ये क्या हो जाता है? ओनोमेटोपिया। तो इजी है ये अंडरस्टैंड करना ओनोमेटोपिया। ओके, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट इज हाइपरबोली। अभी हाइपरबोली क्या होता है? जब हम कोई भी बात को एग्जैजुरेट करके बोलते हैं या फिर हम कहेंगे बड़ा चढ़ा के बोलते हैं तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं हाइपरबोली। ठीक है, वो फिगर्स ऑफ स्पीच हाइपरबोली होता है। कभी कभी ये सीरियस मैटर में भी होता है या फिर इन द फॉर्म ऑफ जोक ऑल्सो हम कहते हैं। या जैसे हम कहते हैं कि कोई कमेंट कर रहा है या टोंट मार रहा है, हम बोलते हैं ना, तो उसे ही हम ऑलमोस्ट कहते हैं कि हाइपरबोले है। हाइपरबोले इज अ figures of speech that uses exaggeration to express strong emotion, to make a point or to evoke humor. To make a point, okay, or to evoke a humor. इसका सेंटेंसेस देखेंगे। फर्स्ट वन, आई एम सो हंग्री आई कैन ईट अ हॉर्स। अभी हम अभी जो ये सेंटेंस बोल रहा है उसे क्या करना है? अपना पॉइंट रखना है कि वो उससे कितनी भूख लगी है। तो वो क्या बोल रहा है कि हॉर्स से अपना खाना हंगर जो है कंपेयर कर रहा है ताकि सामने वाले को समझ में आए कि कितना भूखा है। ओके, आई एम सो हंग्री आई कैन ईट अ हॉर्स। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो हॉर्स खाने वाला है, ही इज़ सो हंग्री कि वो इतना बड़ा हॉर्स भी खा सकता है। सेकेंड वन, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगेन यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स ऊपर से गिर नहीं रहे हैं। जब कोई पर्सन दूसरे जगह से किसी और पर्सन को उस जगह के बारिश के बारे में एक्सप्रेस करना चाहता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है और वो एक्सप्रेस करना चाहता है तो वो कैसे बोल रहा है कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब इतने ज़ोर से वहाँ पे बारिश हो रही है।
थर्ड वन, आई हैव 100 थिंग्स टू डू। यार मुझे आज कोई भी काम नहीं कर, दूसरा काम नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 1000 काम है, बोलते हैं ना हम। तो इसका मीनिंग है कि हम एक्चुअली हमारे पास 1000 काम नहीं है, जो काम है वही ऑलरेडी ओवरलोडेड है। सो द बोलने का मीनिंग है ऑलरेडी ओवरलोडेड है मेरे पास काम। तो आई हैव 100 थिंग्स टू डू। द स्ट्रेस इज़ किलिंग मी, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पे। द स्ट्रेस इज़ किलिंग मी, दैट मीन्स इतना ज़्यादा परेशानी है कि अब मुझे स्ट्रेस हो गया है, तो इट इज़ किलिंग मी। नेक्स्ट, तो यहीं पर बोले हमें समझ में आ गया। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, दैट इज़ यूफेमिज्म। यूफेमिज्म अभी क्या है, जब हम कोई भी हार्श सिचुएशन जो है या फिर कोई भी हार्श बात है, हम उसे सॉफ्टली कैसे प्रेजेंट करके बोलते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ यूफेमिज्म। ओके, तो ये एक बार पढ़ लेंगे। यूफेमिज्म इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट आर यूज्ड टू सॉफ्टन अनकंफर्टेबल वर्ड और फ्रेज विद मोर डेलिकेट वर्ड्स। यानी कि जो एकदम हार्श सिचुएशन या कोई भी बात है, उसे हम मक्खन लगा के या शुगर लगा के, शुगर कोट करके प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल्स, पास्ट अवे। पास्ट अवे का मतलब क्या है, जो पर्सन है इज़ डेड, वी हैव टू से टू समवन। तो हम ये नहीं कहते कि मर गया या दुनिया में नहीं रहा, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में। तो इन द सेम वे इंग्लिश में वी से पास्ट अवे। ऑन द स्ट्रीट्स, ऑन द स्ट्रीट्स का मतलब यह है, क्या है कि अभी उसको बिल्कुल भी काम नहीं है, तो उसकी वजह से वो उस रास्ते में आ गया है, यानी कि होमलेस है वो, उसके पास घर भी नहीं है रहने को। टेलिंग स्टोरीज़, टेलिंग स्टोरीज़ मतलब आपको कहानी नहीं सुना रहा है, इसका मतलब यह है कि वो इतना ज़्यादा झूठ बोल रहा है। ओके, दैट इज़ व्हाट द मीनिंग इज़। तो समझ में आ गया दैट जब हम कोई भी हार्श सिचुएशन को सॉफ्टली उसे प्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं यूफेमिज्म। ओके, इसका भी हम सेंटेंसेस देख लेंगे। यूफेमिज्म, ओके, शी इज़ अ बिट हैवी। तो हम किसी लेडी को ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते शी इज़ अ बिट हैवी, या उसके बारे में अगर उसके सामने बात कर रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें अच्छे से उसके बारे में बात करना है। तो हम क्या कहेंगे, शी इज़ अ बिट हैवी, दैट मीन्स शी इज़ ओवरवेट। समटाइम्स हम हैवी यूज़ नहीं करते, समटाइम्स हम ये भी बोलते हैं कि शी इज़ अ बिट हेल्दी। ओके, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड वे ऑफ सेइंग दैट शी इज़ ओवरवेट। नेक्स्ट वन, शी इज़ चैलेंज्ड means he is challenged, means he is disabled. challenged मतलब आपको समझ में आ गया, he has physical disability है, that is why we are saying that he is challenged. sometimes हम दूसरा वर्ड भी यूज़ करते हैं challenge के बदले में, हम क्या करते हैं, he is a special child. okay, next one, I have to let you go. जब आपका बॉस आपको बोल रहा है कि आपको जाना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि आपकी नौकरी चली गई है। तो ये सॉफ्ट तरीके से बोलना है, तो आई हैव टू लेट यू गो। ठीक है, तो यूफेमिज्म समझ में आ गया हम लोगों को। तो अभी हम नेक्स्ट इसमें जा रहे हैं, दैट इज़ आयरनी। अब ये जो आयरनी है, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि आयरनी में टाइप्स ऑफ आयरनी भी है। अभी आयरनी का मतलब क्या होता है, आयरनी मतलब जब हम जो बात कर रहे हैं उसका बट जो मीनिंग है वो कम्प्लीटली उसका मीनिंग ऑपोजिट रहता है। ठीक है, जब अगर आपको आपके क्लास में जो टीचर है या सर है, तो कोई भी वीक स्टूडेंट के बारे में बोल रहे हैं, कितना स्मार्ट है ये, इतना पढ़ाई कर रहा है ये, इतने अच्छे मार्क्स, इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है कि इतने अच्छे मार्क्स लाए, मतलब उसको कम मार्क्स आया है तो उसको कमेंट कर रहा है, दैट इज़ टॉन्टिंग। ओके, तो मीनिंग अब जो बोल रहे हो उसका मीनिंग कम्प्लीटली बट ऑपोजिट रहता है। आयरनी इज़ दैट। ठीक है, आयरनी इज़ अ फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए पर्सन डिलीवरिंग द आइकॉनिक स्टेटमेंट से समथिंग दैट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू वॉट द पर्सन एक्चुअली मीन्स और वॉट द एक्चुअल सिचुएशन इज़। जो वो बात कर रहा है या फिर जो सिचुएशन है
वो कम्प्लीटली उसके ऑपोजिट है जो वो बोल रहा है। ओके, अभी आयरनी में टाइप्स ऑफ आयरनी होता है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है, पहले वो देख लेंगे। दिस इज़ माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड आउट ऑफ कॉलेज। ओके, तो ब्रिलियंट सन है बट फेल्ड हो गया है, तो समझ में आ रहा है हम लोग को क्या है बात, कि ब्रिलियंट नहीं है। नेक्स्ट वन, ही इज़ ए गुड सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्रो। ऑब्वियसली दिस इज समथिंग, समझ में आ गया। गुड सिंगर नहीं है यहाँ पे, गुड सिंगर को हम कोयल से कंपेयर करते हैं, दैट इज़ इन इंग्लिश कुकू। तो यहाँ पे क्रो से कंपेयर किया है, कैसे कौवे जैसा उसका आवाज़ है हम बोलते हैं ना, तो उसका मीनिंग है कि इज़ नॉट अ गुड सिंगर। ओके, तो दैट इज़ व्हाट इज़ आयरनी, कम्प्लीटली ऑपोजिट मीनिंग। अब टाइप्स ऑफ आयरनी होता है, 3 टाइप्स ऑफ आयरनी है, मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट वन इज़ वर्बल आयरनी, सेकेंड वन ड्रामेटिक आयरनी, एंड थर्ड वन इज़ सिचुएशनल आयरनी। अभी एक एक हम इसको भी डिटेल में समझ लेंगे। फर्स्ट वन वर्बल आयरनी। अब वर्बल आयरनी और जो मैंने अभी आयरनी आपको समझाया है, इट्स वन एंड द सेम, बट ये हमने डिफ्रेंशिएट किया है क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि मेंशन द टाइप ऑफ आयरनी, तो आपको बोलना है कि इट इज़ वर्बल आयरनी। अदरवाइज वर्बल आयरनी और नॉर्मल जो आयरनी आपको समझाया था, वन एंड द सेम है। नाउ वर्बल आयरनी इज़ द वर्ड्स used by a person to express in speech which says the opposite what it actually means। जो अब हमने आयरनी में पढ़ा वही सेम है, जो आप बोल रहे हो कम्प्लीटली उसका ऑपोजिट मीनिंग होता है उसका, वो सेंटेंस का। ओके, अभी फिर से आप एग्जांपल देख लेंगे। द बैड न्यूज़ इज़ दैट एवरीवन स्कोर्ड गुड इन द टेस्ट। समझ में आ रहा है इसका मीनिंग? बैड न्यूज़ क्या है कि सब लोग को अच्छा मार्क, तो या तो वो बैड न्यूज़ नहीं है या तो बैड न्यूज़ है, किसी को अच्छा नहीं मिला है। ओके, नेक्स्ट वन, इट इज़ सो नाइस ऑफ यू टू टेल माई सीक्रेट्स। तो कोई फ्रेंड आपको बोल रहा है, क्या अच्छा फ्रेंड दोस्त है यार, तू सब बता दिया उसको, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो इट इज़ एक्चुअली मीनिंग उल्टा है, ये कितना अच्छा दोस्त है, समझ में आ गया। ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग। तो ये वर्बल आयरनी समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, दैट इज़ ड्रामेटिक आयरनी। अभी जब ड्रामेटिक आयरनी जो सिचुएशन होता है, उस जो सिचुएशन होता है वो सिचुएशन जो है सामने वाले को बिल्कुल उसका आइडिया नहीं रहता है। यानी कि हम कहेंगे कि आपने कोई भी बुक पढ़ा, कोई नॉवल या स्टोरी, थ्रिलर स्टोरी पढ़ा, आपको पता है कि वो आपने 2-3 बार पढ़ा, दो 2-3 बार पढ़ने की वजह से आपको ऑलरेडी पता है कि वो थ्रिलर में क्या थ्रिलिंग सिचुएशन है। बट जब हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, वो जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व है उसको पता नहीं है। तो वैसे आपको जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व है उसको कम्प्लीटली ही इज़ अनअवेयर, और ही और शी इज़ अनअवेयर ऑफ द, उसको बिल्कुल भी पता नहीं है वो सिचुएशन के बारे में, बट यू नो अबाउट द सिचुएशन। ओके, ड्रामेटिक आयरनी इज़ यूज्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन when something happens and the person facing the situation is unaware of the situation। okay, जो हम जिससे बात कर रहे हैं उसको वो सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। समटाइम, या फिर हम किसी को बर्थडे सरप्राइज़ पार्टी देने वाले हैं, जिसका बर्थडे है उसको हम बर्थडे पार्टी दे रहे हैं, उसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि उनके फ्रेंड्स ने उनके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज किया। तो दैट इज़ व्हाट इज़ ड्रामेटिक आयरनी। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। टिम्स पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ हिम गेटिंग ए बट वी नो ही चीटेड। ओके, टिम के पेरेंट्स को बहुत प्राइड है कि उसने ए लाया है, बट उसके फ्रेंड्स को पता है कि उसने क्या किया है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट वन, इन अ मूवी व्हेन वी नो द किलर बट द एक्टर एक्चुअली डज नॉट नो। हम 2-3 बार देखेंगे, हम लोग को हमें मालूम रहता है, बट एक्टर जो है उसको एक्चुअली पता नहीं, एक्टिंग के टाइम उसको पता नहीं रहता है कि कौन किलर है। ओके, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज द सेंटेंसेस। ओके, सो वो होता है ड्रामेटिक आयरनी। नेक्स्ट वन, सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी इज़ द आयरनी वेयर द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज़ ओके, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कम्प्लीटली उसका ऑपोजिट होता है, सिचुएशन हो जाता है। ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ सिचुएशनल आयरनी।
situational irony is the irony where the opposite of what is expected happens, which leads to humor or tragic consequences. Okay, तो जो आप एक्सपेक्ट करते हो उसका कम्प्लीटली ऑपोजिट हो जाता है. या समटाइम्स क्या हो जाता है, ट्रैजिक मीन्स समटाइम्स क्या हो जाता है कि कोई भी स्टूडेंट है, उसे उसका एक्सपेक्टेशन है कि उसने बहुत ही अच्छा इस बार पढ़ा था, उसे बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा, बट कभी कभी वो चेकिंग ये से या फिर मार्किंग्स के हिसाब से जो रूल्स मार्किंग पे होता है, मार्क्स कम आ जाता है. तो what she expected was very good marks, but the actual situation में उसको जो actual marks जो उसका मिला उसके expectation के हिसाब से बहुत कम आया. Okay, that is what is situational irony. Examples: a police station gets robbed. पुलिस स्टेशन में तो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि चोरी हो जाए, बट पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड. सो what is expected is completely opposite. द पायलट हैज़ फियर ऑफ हाइट्स. हाँ, कभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पायलट को हाइट का फियर ऑफ हाइट रहेगा? नहीं, क्योंकि इफ़ ही हैज़ द फियर ऑफ हाइट तो पायलट कभी नहीं बन पाएगा. ही विल नेवर बी एबल टू फ्लाई द प्लेन. तो अगर ऐसा है सिचुएशन तो पैसेंजर्स का तो आप समझ ही लो. थर्ड वन, अ स्टूडेंट पास्ड अ टेस्ट बाय राइटिंग हाउ बैड द क्लास इज. अच्छा, उसको अच्छा मार्क्स मिला किस लिए? यही लिखने के लिए कि वो क्लास कितना गंदा है. ओके, या बैड है. ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ सिचुएशनल आयरनी. तो हमें तीनों टाइप ऑफ आयरनी समझ लिया. यहाँ पे पूरा आयरनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ गया हमने. अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, दैट इज़ सिनेक्टोके. Now, synecdoche is a figure of speech in which the whole represents only one part. यानी कि एक या दो वर्ड से ही हमें पूरा समझ में आता है. That is what is synecdoche. Give us our daily bread. Give us our daily bread मतलब हमें ब्रेड नहीं चाहिए डेली. That means हमें डेली का जो 3 या 4 टाइम का खाना है वो हमें प्रॉपरली. प्रेयर, दिस इज़ अ प्रेयर एक्चुअली. तो प्रेयर में कोई बोल रहा है कि हमें भगवान करें कि हमें जो डेली का 4 टाइम का खाना है वो मिले. दैट इज़ व्हाट इज इट सेज. ओके, नेक्स्ट वन, द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड. नाउ अभी जो यहाँ पे पेन है, इट एक्चुअली पेन को लिखा है, पेन मेंशन किया है यहाँ पे, बट बोलना क्या चाह रहा है कि जो हम लिखते हैं, जो हम लिखते हैं वो इतना पावरफुल हो सकता है कि एक स्वॉर्ड का काम कर सकता है. दैट इज़ व्हाट इट इज़ said over here. So the pen is mentioning about the writing. Okay, what we write, that is what it says. Okay, so that is what is synecdoche. From a small word we understand the whole situation. Next one, that is anaphora. एनाफोरा वो फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें आपको जो सेंटेंस या पैराग्राफ है उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर फ्रेज कंटिन्यू बार बार आप रिपीट होगा, तो उससे कहते हैं वो फिगर्स ऑफ स्पीच है एनाफोरा. ओके, एक सेंटेंस में एक पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज रिपीट होगा 2-3 बार, दैट इज़ एनाफोरा. एनाफोरा इज़ व्हेन अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इज़ यूज्ड रिपीटेडली within a speech or text to give artistic effect. Okay, artistic effect यानी कि आप ये कह सकते हो कि पोएम में, स्पेशली पोएम में यूज़ होता है ये. दैट्स व्हाई इट इज एज आर्टिस्टिक इफेक्ट. आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर स्टैंजा जो है पोएम में बार बार रिपीट होता है, या तो इन द बिगनिंग ऑफ द स्टैंजा और इन द एंड ऑफ द स्टैंजा. तो वो पर्टिकुलर एक लाइन जो है एवरी स्टैंजा में रहता है. So that is what is anaphora. Now example, every bond you break, every step you take, I will be watching you every time. Now here the word every is being repeated thrice. So that is what is anaphora. Okay, is easy है समझना यहाँ पे. Next one, never can I forget that night, never can I forget the fight, never can I forget the little children faces. ओके, अगेन यहाँ पे नेवर कैन आई फॉरगेट, ये जो फ्रेज है ये 3 बार रिपीट हो चुका है हुआ है, तो इसे हम कहेंगे एनाफोरा. द फिगर ऑफ स्पीच इज एनाफोरा.
Okay, now next one, the last figure of speech in this video, that is apostrophe. अभी apostrophe मतलब जब कोई person या animal या कोई thing वहाँ पे है नहीं, बट हम उसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो वहाँ पे present है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम्पल जब हम कहेंगे, जब हम कोई पेंसिल से बात कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, जल्दी स्टार्ट हो जाए, जल्दी स्टार्ट हो जाए, हम कहते हैं ना, तो दैट इज़ व्हाट इज़, वहाँ पे कंप्यूटर है बट इट इज़ नॉट अ लिविंग बिंग ना, तो हम उससे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो वहाँ पे हमारी बात सुन रहा है। तो आपके कहने से वो स्टार्ट नहीं होने वाला है, आपको ही कुछ उसका उस पर काम करना है ताकि वो स्टार्ट हो जाए। ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ apostrophe. Okay, apostrophe is addressing someone absent, dead or non-human as if that person or thing were present. Okay, जैसे वहाँ पे वो आपसे बात कर रहा है वैसे। Now examples, death, be not proud. डेथ को हमने जैसे हम डेथ को बोल रहे हैं कि इतना प्राइड मत दिखा, दैट इज़ ओके। तो ऐसे ये शायद पोयम में है, तो वैसे हम डेथ से बात कर रहे हैं। डेथ क्या है, एक सिचुएशन है, वो ना ही पर्सन है, ना ही एनिमल है, ना ही कोई थिंग है, इट इज़ ए सिचुएशन। ओके, अलार्म क्लॉक डोंट फेल मी, अब हम अलार्म क्लॉक को बोल रहे हैं कि डोंट फेल मी मीन्स उसको जागा दें, दैट इज़ वॉट द मीनिंग इज, मुझे प्लीज़ वेक मी अप, दैट इज़ वॉट ही वॉन्ट्स टू से। बट अलार्म क्लॉक आपको उठा नहीं सकता है, ओनली इट कैन रिंग। सो तो टाइम पे बजना करके, दैट इज़ वॉट द सेंटेंस ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। ओके, नाउ लास्ट वन, हेलो डार्कनेस माई फ्रेंड, आई हैव कम टू टॉक टू यू। हेलो, ये किससे बात कर रहा है अभी, डार्कनेस से, मतलब ही इज द पर्सन इज सैड or is upset, that's why he is coming and talking to darkness. तो darkness उससे बातचीत करने के लिए बातचीत नहीं करने वाली है, it is just his imagination, he is so sad that he is speaking to the darkness. Okay, that is what is apostrophe is. ठीक है, तो आज का जो फिगर्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो गया हमें। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम और नया टॉपिक्स जो है फिगर्स ऑफ स्पीच का वो लाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी क्लास, बाय बाय।